जिस स्थिति में भारत आज खड़ा है, इसका 1% भी अंदाजा देश के लोगों को नहीं है, क्योंकि हम उस तरीके से सोचना नहीं चाहते। इसमें से रास्ता निकाल करके भी उसने जो उनके दुश्मन थे, एक एक करके पहले उनको पैदल किया। किसी से कहा कि आप मकान खाली करें, 38 लाख के मकान में किस लिए रह रही हैं आप, और कहा कि अपना कहीं ले लें, क्योंकि उनके ऑफिशियल अकाउंट के बारे में यह बताया जाता है कि वो दुनिया की नंबर 2 की रिच महिला हैं। कौन सा बिजनेस किया पता नहीं, लेकिन है। और हम खुश हो रहे हैं ये कह करके कि साहब देखिए इतना पैसा कहां से आया। उन्हें 38 लाख का सरकार के खर्चे पे मकान चाहिए, ना एमपी है ना एमएलए है। पहले उन्हें पैदल किया और फिर इस बार पूरे गाजे बाजे के साथ जो 26 जनवरी मनाई जाती है हमारे यहां रिपब्लिक डे, उस रिपब्लिक डे की तैयारियां 24 जनवरी से शुरू हो जाती हैं। यानी ऑफिशियल कार्यक्रम 24 जनवरी से शुरू होता है। उसने कहा एक दिन पीछे ले जाना चाहता हूं मैं। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को पैदा हुए थे। इस प्रधानमंत्री ने एक ही लाइन में सिर्फ यह कहा कि 26 जनवरी अब की से 23 जनवरी से शुरुआत होगी और अब आखिर तक ऐसे ही मनाई जाएगी। सुभाष को बैठे बैठे जिंदा किया। अच्छा, उसको एक बहुत अच्छी आदत है, दोस्तों से भले ही वो खुश रहता है नहीं रहता मुझे नहीं पता, लेकिन जो उससे नाराज रहते हैं बीच बीच में उनको चढ़ाता रहता है। उनको लगता है कि तुम पंजों पे खड़े रहो, अभी तुम आराम से बैठो मत, मैं फिर नया कुछ करने वाला हूं। जैसे ही लोग इस सदमे से बाहर आए कि 26 जनवरी अब सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से शुरू होने वाली है, 5 दिन बाद खुद गया और कहा कि यहां इंडिया गेट पर ये जो कैनोपी खड़ी हुई है, जिस कैनोपी के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, उसको हटाकर के कुछ चाटुकारों ने कई बार कोशिश की कि वहां इंदिरा गांधी की लगा दें। भाग्य देखिए, इसलिए मैंने कहा यकीन रखिए अपने ऊपर, थोड़ा धैर्य रखिए अपने ऊपर। कोई सोच नहीं सकता था 10 साल पहले कि इस देश में कोई सुभाष का नाम भी ले ले, सुभाष पर कोई चर्चा हो सकती हो। उसने अपनी ताकत से देश का मूड जानते हुए उसको लगने लगा कि अब फूल वाले चचा इस समाज में कम पैदा हो रहे हैं, सुभाष ज्यादा पैदा हो रहे हैं। आपने यह मैसेज दिया, उसे बहुत साफ साफ दिया, और यह मैसेज यह था कि 2014 में हमने तुम्हें 283 सीटें दी हैं, इससे काम ठीक से हो नहीं पा रहा है। आपने कहा कि हम 303 देंगे, लेकिन काम हमारा पहले करना। उस आदमी ने गुजरात का एक शख्स, जिसका नाम मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, जो बहुत बढ़िया मूर्तिकार है, इस पूरे एपिसोड में अनाउंसमेंट बहुत बाद में हुआ, उस मूर्तिकार से मेरे बड़े निजी संबंध हैं और वो पता नहीं मेरे वीडियो सुन सुन के बिगड़ गया बेचारा। उसने मुझे ये खबर 1 हफ्ते पहले बता दी थी, लेकिन उसने हाथ जोड़ के कहा कि पुष्पेंद्र जी ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए। उस घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि जॉर्ज पंजम चले गए, उनके मानने वाले भी चले गए, और जिन्होंने ये पार्लियामेंट बनाया था उसे मैंने ध्वस्त कर दिया है। अब इंडिया गेट के उस कनोपी के ऊपर 28 फीट ग्रेनाइट की सुभाष की मूर्ति लग गई है। आने वाली नस्लें जब उस सुभाष को देखेंगी तो उसके उस पराक्रम के बारे में जानेंगी, उसकी उस बहादुरी के बारे में जानेंगी, और उस बहादुरी को जानने के बाद उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा कि हमारे पूर्वज बहादुर थे, वो लड़े, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसलिए छोटे छोटे काम से राष्ट्र कैसे मजबूत होता है, उसकी ट्रेनिंग हमारे भारत के इतिहास में 2 ऐसे लोग हुए, और दोनों ही इत्तेफाक से आपके महाराष्ट्र के, और भी होंगे, लेकिन 2 के बारे में मैं बहुत शिद्दत से बोलता हूं। अहिल्याबाई होलकर, वो मध्य प्रदेश में रही। अब सोचिए कि अहिल्याबाई होलकर का अगर उनका पूरा जीवन पढ़े तो बड़ा कष्टों वाला जीवन था उनका, लेकिन आप सोचिए कि अहिल्याबाई होलकर कहां महाराष्ट्र और कहां बनारस। अहिल्याबाई होलकर को जो सोना चांदी उनको मुंह दिखाई में शादी में मिला, आप जरा उस महिला को उस तरीके से पढ़ें, तब पता चलेगा यार कि आज
हम किन्हीं कारणों से बौने हो गए हो, लेकिन हमारे पूर्वज बौने नहीं थे। अहिल्याबाई होलकर को जो मुंह दिखाई में पैसा मिला, उस पैसे से अहिल्याबाई होलकर ने बनारस के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। यह कोई सोच सकता है? वैसे छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के हैं, मराठा हैं, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं शिवाजी ने कहां ये और कहां बनारस। इसलिए उस दौर के राजा महाराजाओं ने भी राष्ट्र को भी बनाया और राज भी चलाया। छत्रपति शिवाजी यहां से बनारस तक जाते हैं और घाटों का निर्माण कराते हैं। क्या छत्रपति शिवाजी कम्युनल थे? क्या उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा किसी को? क्या राज्य सत्ताओं का काम सिर्फ राज्य चलाना ही होता है? राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं होता है? आज जितने भी म्यूजिक के घराने हैं, बड़ौदा के अंदर गायकवाड़ साहब हैं, उनका आज भी किला मौजूद है, उनके परिवार के लोग आज भी मौजूद हैं। उन्हीं ने अंबेडकर साहब को स्कॉलरशिप पे बाहर भेजा था पढ़ने के लिए। उन्होंने ही एक राजा रवि वर्मा नाम के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, वो उनको अपने राज में लाए और उन्होंने कहा कि आप बनाइए। और आज ये मंदिरों में पिछले कई सौ सालों से हम जो मूर्तियां देखते हैं, राम की और सीता की और लक्ष्मी की, ये राजा रवि वर्मा के इमेजिनेशन से बनाई गई हैं। हमारे राजा महाराजाओं ने उस आर्ट एंड कल्चर को, हमारे सरोकारों को आगे बढ़ाया। लेकिन आज देखिए हुआ क्या है। आपकी ताकत, बार बार कह रहा हूं मैं, एक आदमी शपथ लेता है भारत के संविधान की, हम तो जरा सी कपड़ा बदल लें अगर, ये बेचारे वर्दी में जो हैं, इनके प्रोटोकॉल में अलाउ नहीं है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेता है, प्रधानमंत्री निवास में बैठता है। एक प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए क्या करना है वो उसका अलग मामला है, लेकिन यहां से राष्ट्र और देश की परिभाषा को दो हिस्सों में बांट देता है। इसलिए देश का जो उसका काम है वो करे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक राजा का काम सिर्फ भूमि के टुकड़े भारत को बचाना नहीं है, उसके लिए सेना है, पुलिस है, सब है। एक राजा का काम सदियों से हम जो देख रहे हैं, राष्ट्र की परंपराओं और सरोकारों को बचाना भी है। इसलिए प्रधानमंत्री बना, जीता। उसने चिंता नहीं करी कि अंकल सैम के यहां जाना है, वो नहीं गया। और हम क्योंकि आदी हो चुके हैं अंकल सैम के दरबार में नतमस्तक होने में, पैंट टाई पहन के जाने में। आप सोचिए कि वो शख्स प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल गया। लोगों ने कहा नेपाल चला गया। अब जिन्हें अपने साथ जाते थे और पूरा हेलीकॉप्टर भर के जाता था, उन्हें लगा कि यार नेपाल चला गया, नेपाल में क्या रखा है, वहां तो वो भी नहीं मिलती जो शाम 7 बजे के बाद पीते हैं, ये बड़ा बेकार टाइप का पीएम है। वो गया, देखिए मैं यहीं से कह रहा हूं, उसने प्रधानमंत्री का पद उसके साथ जब तक है तब तक रहेगा। वो अपोलोजिस्टिक नहीं था भाई। प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठ करके प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारियां, जो उसका दायित्व है, वो अपनी जगह है। उसने ऑफिशियल फंक्शन शुरू करने से पहले नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर गया। जिन कपड़ों में वो अंदर गया और जब निकल के आया तो इतने रुद्राक्ष, इतना बड़ा माथे पे तिलक था कि लोगों को लगा इंटॉलरेंस बढ़ गई है। वो उसकी आस्था का मामला है। उसने अपनी आस्था को यह सोच के नहीं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे यार। फिर नेपाल के बाद वो हर उस जगह गया, बांग्लादेश भी गया, वहां भी ढूंढ लिया उसने, यहां मंदिर कहां है। यहां मंदिर सामने है तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मंदिर तो वो एक नए ज्ञानी आए हैं जो सोना बना रहे हैं। उन्होंने कहा मंदिर तो वही लोग जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। अब उनकी स्थिति आपने ऐसी कर दी है। आप बदले तो राजनीति का चरित्र बदला, और अब इस बात की दौड़ हो गई है कि हमको मोदी से बड़ा हिंदू बनना है। तो इस जल्दबाजी में बेचारा कुर्ते के ऊपर ही जनेऊ पहन के घूम रहा है। किसी तरह देख लो,
और कौन सा पहनूं, कुर्ते के नीचे पहनूं, कभी मंदिर जाता है कभी आता है, उसकी कोई समझ। अपने पिता पे शर्माने लगे, अपनी मां पे शर्माने लगे। अब भी पिता ही है जिसकी पैर की उंगलियों में पुराने बिछुए हैं, पुरानी सी एक पायल है, देहाती अंदाज में वो जमीन पे बैठ जाती है, तो जिस दिन उस बेटी को और उस लड़के को अपनी मां को मेहमानों के सामने बिठाने में शर्म आएगी, समझ लिए समाप्त हो गया।